नमस्कार मित्रों। आज हम इस वीडियो में संसद की वित्तीय समितियों के बारे में पढ़ेंगे, पार्लियामेंट्री फाइनेंशियल कमिटीज। तो आइए शुरू करते हैं। पहला है प्राक्कलन समिति, इसे इंग्लिश में कहते हैं एस्टिमेट्स कमिटी। प्राक्कलन समिति, एस्टिमेट कमिटी। इस समिति में लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं। इसमें राज्यसभा के सदस्यों को शामिल नहीं किया जाता। तो ये खास तौर पे याद रखना है कि जो एस्टीमेट कमेटी होती है इसमें सिर्फ और सिर्फ लोकसभा से सदस्य होते हैं। और कितने होते हैं? 30। ठीक है, एस्टीमेट 30। प्राक्कलन समिति कितने सदस्य? 30 सदस्य। ठीक है, कितने सदस्य होते हैं? 30 सदस्य होते हैं और सिर्फ लोकसभा से। ये चीज याद होनी चाहिए। प्राक्कलन समिति सबसे बड़ी संसदीय समिति है। प्राक्कलन समिति सबसे बड़ी संसदीय समिति है। क्यों सबसे बड़ी संसदीय समिति है? क्योंकि इसके कुल मेंबर कितने होते हैं? 30 होते हैं। ठीक है, और बाकी जितनी भी समिति है उनकी जो संख्या है वो 30 तक नहीं है। इसलिए प्राक्कलन समिति सबसे बड़ी समिति होती है। और इसके कितने मेंबर होते हैं? 30। तो याद रखिएगा, इसको याद रखने का बहुत ही इजी तरीका है। एस्टीमेट लिखा हुआ है, इसको उल्टा घुमा दीजिए तो ये क्या हो गया? इस तरीके से हो गया, मतलब ये 3 हो गया। ठीक है, अब 3 हो गया तो इसमें एक जोड़ दीजिए, जीरो, मतलब जीरो लिख दीजिए तो कितना हो गया? 30। तो इस तरीके से हम याद रख सकते हैं कि जो एस्टीमेट कमेटी है वो क्या है, उसमें 30 मेंबर है। ठीक है, ये ई जो है ये ई घूम गया इस तरीके से, और ये जो सी है ये सी को ऐसे गोल घुमा दीजिए तो 30। ठीक है, समझ में आया? आगे देखिए। समिति के सदस्यों का चुनाव प्रत्येक वर्ष अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से किया जाता है। इसके सदस्यों का जो चुनाव होता है वो प्रत्येक वर्ष किया जाता है। प्रत्येक वर्ष चुनाव किया जाता है, और किस पद्धति से? अनुपातिक प्रतिनिधित्व के एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से किया जाता है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। इसके जो सदस्य बनते हैं एस्टीमेट समिति के, उनके कार्यकाल 1 साल का होता है। प्रत्येक वर्ष मई में समिति का कार्यकाल प्रारंभ होता है तथा अगले वर्ष 30 अप्रैल को समाप्त हो जाता है। 1 मई से समिति का जो कार्यकाल है वो शुरू होता है और 30 अप्रैल को खत्म हो जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, 1 अप्रैल से शुरू नहीं होता है बल्कि 1 मई से शुरू होता है। 1 मई से शुरू होकर के कब तक चलता है? 30 अप्रैल तक। 30 अप्रैल तक समिति का कार्यकाल कब से स्टार्ट होता है? 1 मई से लेकर के 30 अप्रैल तक। समिति का अध्यक्ष लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किया जाता है। समिति का जो अध्यक्ष होता है वो लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किया जाता है। एस्टीमेट समिति में सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के सदस्य बनते हैं, और उसके जो अध्यक्ष होते हैं, जो चेयरपर्सन होते हैं, वो लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा मनोनीत किया जाता है। मतलब लोकसभा का अध्यक्ष जिसको बनाना चाहेगा अध्यक्ष उसको बना सकता है। किंतु यदि लोकसभा का उपाध्यक्ष इस समिति में चुना जाता है तो फिर वही समिति का अध्यक्ष भी चुना जाता है। किंतु एस्टीमेट समिति में मान लीजिए लोकसभा का उपाध्यक्ष भी चुन लिया गया है तो उस समिति का अध्यक्ष कौन होगा? ये लोकसभा का उपाध्यक्ष ही अध्यक्ष होगा एस्टीमेट कमेटी का। उस समिति का अध्यक्ष कौन होगा? लोकसभा का उपाध्यक्ष। यदि लोकसभा का उपाध्यक्ष नहीं चुना जाता है तो लोकसभा का जो अध्यक्ष है वो किसी एक सदस्य को अध्यक्ष के रूप में मनोनीत करेगी। यह समिति सरकारी खर्च में कैसे कमी लाया जाए, संगठन को कैसे कुशलता लाई जाए तथा प्रशासन में कैसे सुधार किए जाए आदि विषयों पर रिपोर्ट देती है। तो ये जो एस्टीमेट कमेटी है, प्राक्कलन समिति है, इसकी खासियत ये है, इसकी कार्य ये है कि ये सरकारी खर्चों पे नज़र दौड़ाती है और ये कोशिश करती है कि जो सरकारी खर्चा है वो किस तरीके से कम किया जाए, खर्चे को किस तरीके से मिनिमाइज किया जाए, कम किया जाए। संगठन, जो सरकारी संगठन होते हैं उनमें उनको कैसे कुशल बनाया जाए, उनको और बेहतर कैसे किया जाए, प्रशासन में कैसे सुधार लाया जाए, इन विषयों पर रिपोर्ट बनाती है और सरकार को देती है, संसद को देती है। प्राक्कलन समिति के प्रतिवेदन, प्रतिवेदन कहने का मतलब रिपोर्ट, प्राक्कलन समिति के प्रतिवेदन पर संसद में बहस नहीं होती, परंतु यह समिति अपना कार्य वर्ष भर करती है और अपना दृष्टिकोण सदन के समक्ष रखती है। जो प्राक्कलन समिति अपना रिपोर्ट देती है उस पर सदन में बहस बिल्कुल भी नहीं होता। कोई बहस नहीं होता कि प्राक्कलन समिति ने इस तरीके से कहा है इसलिए गवर्नमेंट को ऐसा करना चाहिए, ये काम करना चाहिए, वो काम करना चाहिए, बल्कि वो रिपोर्ट एक रखा जाता है, रिपोर्ट सबके सामने प्रस्तुत किया जाता है, रिपोर्ट को सब लोग देखते हैं, सुनते हैं, लेकिन उस पर बहस नहीं होती है। लेकिन ये जो समिति है ये वर्ष भर अपना कार्य करते रहती है और इनके जो सुझाव होते हैं, जो सुझाव मानने लायक होते हैं, जो इम्प्लीमेंट किए जाने लायक होते हैं, उनको धीरे धीरे इम्प्लीमेंट किया जाता है
और इस तरीके से सरकार अपने खर्च भी कम करने की कोशिश करती है, प्रशासन में भी सुधार लाती है। एक चीज और ध्यान रखिएगा कि जितनी भी समिति होंगी उन समिति में कोई भी मंत्री, कोई भी मिनिस्टर सदस्य कभी भी नहीं बनेगा। इस बात का ध्यान रखना है कि कोई भी मंत्री, कोई भी मिनिस्टर कभी भी किसी भी समिति का सदस्य नहीं बन सकता। ठीक है, तो एस्टीमेट समिति अच्छे से याद हो गया होगा। इसमें मेन चीज यही याद रखना है कि एस्टीमेट समिति में टोटल कितने 30 मेंबर होते हैं, और सिर्फ कहाँ के 30 मेंबर होते हैं, लोकसभा के होते हैं। ठीक है, और ये संसद की सबसे बड़ी संसदीय समिति है, और इनका कार्यकाल 1 मई से स्टार्ट होकर के 30 अप्रैल तक चलता है। आगे देखिए, दूसरा जो है वो लोक लेखा समिति है। लोक लेखा समिति, इसको इंग्लिश में कहते हैं पब्लिक अकाउंट्स कमिटी। पब्लिक अकाउंट्स कमिटी, लोक लेखा समिति, लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट्स कमिटी। प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन के रूप में ज्ञात इस समिति में 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 सदस्य लोकसभा द्वारा और 7 सदस्य राज्यसभा द्वारा 1 वर्ष के लिए निर्वाचित किए जाते हैं। इसे लघु लोकसभा भी कहते हैं, इसे लघु लोकसभा भी कहते हैं। तो ये जो लोक लेखा समिति है, इसको जुड़वा बहन कहा जाता है। किसका? प्राक्कलन समिति का। एस्टीमेट कमेटी की जुड़वा बहन कौन है? पब्लिक अकाउंट कमेटी, जुड़वा बहन। जुड़वा बहन कहने का मतलब ये है कि दोनों का जो काम है लगभग एक जैसा होता है। तो ये देखिए, इसमें जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है, इसमें दोनों का सदस्य होगा, लोकसभा से भी और राज्यसभा से भी। लोकसभा से भी और राज्यसभा से भी लोक लेखा समिति के सदस्य चुने जाते हैं। तो लोकसभा और राज्यसभा के कितने हैं? तो देखिए, इसमें राज्यसभा को भी साथ में लिया गया है, राज्यसभा को भी साथ में लिया गया है। साथ में मतलब 7, साथ में लिया गया मतलब 7। अब बाकी जो बच गए वो हो गया 15। ठीक है, 15 मतलब 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से, टोटल कितने हो गए? 22। तो पब्लिक अकाउंट कमेटी में टोटल सदस्य संख्या कितनी है? 22 है। कितनी? 22। 22 मेंबर होते हैं। इसको याद रखिएगा कि पब्लिक अकाउंट कमेटी में 22 सदस्य होते हैं, साथ में राज्यसभा को रखा गया है, मतलब कि 7 सदस्य। बाकी जो बच गए 15 वो लोकसभा से। ठीक है, तो ये खास करके याद रखिएगा कि लोक लेखा समिति में टोटल सदस्य 22 होते हैं, 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य राज्यसभा से, और 1 वर्ष के लिए निर्वाचित किए जाते हैं। और इसके जो सदस्य होते हैं वो 1 वर्ष के लिए निर्वाचित किए जाते हैं, और इसे लघु लोकसभा भी कहा जाता है। और ये जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है, इसे लघु लोकसभा कहते हैं। आगे देखिए, समिति के सदस्यों का संसद द्वारा प्रतिवर्ष अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत प्रणाली की सहायता से चयन किया जाता है। तो समिति के जो भी सदस्य होते हैं उनको किस आधार पर? अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। तो देखिए, जो हम लोग विधायक सांसद को चुनने के लिए जिस पद्धति का यूज करते हैं, उसके अलावा जितने भी चुनाव होंगे, जैसे राष्ट्रपति का हो गया, उपराष्ट्रपति का हो गया, राज्यसभा के सदस्य का हो गया, या समिति के किसी सदस्य का हो गया, वो किस पद्धति पे होगा? वो अनुपातिक प्रतिनिधित्व के एकल संक्रमणीय मत प्रणाली की पद्धति से चुनाव होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। इस समिति के अध्यक्ष का मनोनयन लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है, तथा लोकसभा सचिवालय इस समिति के कार्यालय की भूमिका अदा करता है। देखिए, ये जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है, लोक लेखा समिति, इसके अध्यक्ष का जो मनोनयन है वो कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। लोकसभा का अध्यक्ष ही यहाँ पे भी समिति के अध्यक्ष को मनोनीत करता है। तथा लोकसभा सचिवालय, लोकसभा का जो सचिवालय है, इस समिति का कार्यालय की भूमिका अदा करता है। लोकसभा का सचिवालय कार्यालय के रूप में काम करता है। किस समिति का? लोक लेखा समिति का। आगे देखिए, 1967 में प्रथम बार श्री मीनू मसानी विरोधी दल के नेता बने, तो उन्हें लोक लेखा समिति का अध्यक्ष भी मनोनीत कर दिया गया, और उसी समय से विरोधी दल के सदस्यों में से किसी एक सदस्य को इस समिति के अध्यक्ष मनोनीत करने की परंपरा की शुरुआत हो गई। देखिए, 1967 में क्या होता है कि लोक लेखा समिति में श्री मीनू मसानी जो कि विरोधी दल के नेता थे, वो लोक लेखा समिति के अध्यक्ष मतलब सदस्य चुने गए,
जब सदस्य चुने गए तो उन्हीं को अध्यक्ष भी बना दिया गया, उनको ही अध्यक्ष बना दिया गया। और उसी समय से एक परंपरा चल पड़ी, उसी समय से एक परंपरा चल पड़ी कि जो विरोधी दल के सदस्य होंगे उसी में से किसी एक सदस्य को अध्यक्ष के रूप में मनोनीत किया जाएगा। तो इस बात को याद रखिएगा कि लोक लेखा समिति यानी पब्लिक अकाउंट कमेटी के जो अध्यक्ष होते हैं वो विरोधी दल के सदस्य होते हैं, विरोधी दल के कोई एक सदस्य होता है। आगे समझते हैं। लोक लेखा समिति में राज्यसभा के सदस्यों को सह सदस्य माना जाता है तथा उन्हें मत देने का अधिकार प्राप्त नहीं है। लोक लेखा समिति में हमने राज्यसभा से भी सदस्य लिया था, लेकिन राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनको सह सदस्य माना जाता है। सह सदस्य माना जाता है इसलिए उनको वोट देने का अधिकार नहीं प्राप्त है। सिर्फ लोकसभा के जो 15 सदस्य चुने जाते हैं यही वोट के माध्यम से कोई फैसला कर सकते हैं, राज्यसभा के सदस्य नहीं। ये अपनी ओपिनियन रख सकते हैं, अपना विचार रख सकते हैं, लेकिन मत नहीं दे सकते। आगे देखिए, लोक लेखा समिति का मुख्य कार्य, लोक लेखा समिति का आखिर कार्य कौन कौन से हैं? तो लोक लेखा समिति भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा दिया गया लेखा परीक्षण संबंधी प्रतिवेदनों की जांच करती है। जो लोक लेखा समिति है ये कैग के द्वारा जो रिपोर्ट दिया जाता है उसका लेखा परीक्षण करती है। मतलब कि कैग ने जो रिपोर्ट दिया उसका ही परीक्षण करने लगती है, उसको देखती है कि कैग ने सही से रिपोर्ट दिया है या नहीं। कैग कहने का मतलब नियंत्रक महालेखा परीक्षक, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल। दूसरा काम यह है कि भारत सरकार के व्यय के लिए सदन द्वारा प्रदान की गई राशियों का विनियोग दर्शाने वाली लेखाओं की जांच करना। भारत सरकार को खर्च के लिए सदन द्वारा जो राशि दी जाती है तो विनियोग दर्शाने वाली लेखाओं की जांच करता है कि विनियोग एक विधेयक होता है जिस विधेयक के माध्यम से जो भारत सरकार है वो संचित निधि से अपना खर्च निकालती है, तो उनकी जांच करता है कि वो जो खर्च वहाँ पे जिस तरीके से निकला है क्या वो सही सही यहाँ पे सरकार ने डिटेल दिया है या नहीं दिया है। आगे देखिए, संसद द्वारा प्रदान की गई धनराशि के अतिरिक्त धनराशि को व्यय किया गया हो तो समिति उन परिस्थितियों की जांच करती है जिसके कारण अतिरिक्त व्यय करना पड़ा। संसद द्वारा प्रदान की गई धनराशि, संसद ने सरकार को किसी प्रोजेक्ट के लिए, किसी काम के लिए, किसी योजना के लिए जितनी धनराशि दी है और उससे अतिरिक्त की आवश्यकता हो जाती है, उससे और अधिक धनराशि की आवश्यकता हो जाती है, तो समिति उन सिचुएशन की, उन परिस्थितियों की जांच करता है जिससे ये पता चले कि और ज़्यादा धन की और अतिरिक्त धन की आवश्यकता थी। आगे देखिए, समिति राष्ट्रपति के वित्तीय मामलों के संचालन में अपव्यय, भ्रष्टाचार, अकुशलता में कमी के किसी प्रमाण को खोज सकती है। समिति जो है वो राष्ट्रपति के वित्तीय मामले में जो भी खर्चे वर्चे हैं उसके संचालन में, अपव्यय में मतलब फिजूल खर्ची, भ्रष्टाचार, अकुशलता में कमी के किसी प्रमाण को खोज सकती है। मतलब कि कोई अकुशलता हो रही हो खर्च करने में, फिजूल खर्ची की जा रही है, भ्रष्टाचार किया जा रहा है राष्ट्रपति के वित्तीय मामले में, तो उसकी देखरेख करने की, जांच करने की काम करती है। कौन करती है? पब्लिक अकाउंट कमेटी। लोक लेखा समिति अपना प्रतिवेदन लोकसभा को देती है। पब्लिक अकाउंट कमेटी जो है वो अपना रिपोर्ट लोकसभा में पेश करती है जिससे कि जो अनियमितताएं उसके ध्यान में आई उन पर संसद में बहस हो और उन पर प्रभावी कदम उठाया जा सके। तो देखिए, लोक लेखा समिति जो है जो भी रिपोर्ट अपना बनाती है उसको लोकसभा में पेश करती है और जो भी उसमें गड़बड़ी होती है उस पे संसद का ध्यान लाया जाता है। साथ ही लोक लेखा समिति की रिपोर्ट पे, पब्लिक अकाउंट कमेटी की रिपोर्ट पे बहस होती है। जबकि हमने क्या देखा था कि एस्टीमेट कमेटी के रिपोर्ट पे कोई भी बहस नहीं होती है। ठीक है, तो एस्टीमेट कमेटी की रिपोर्ट पे कोई भी बहस इसलिए नहीं होती है क्योंकि वो सिर्फ लोकसभा से ही उसके सदस्य चुने जाते हैं, लोकसभा से ही चुने जाते हैं। तो इससे ये प्रतीत हो सकता है कि लोकसभा अपनी कमियां को न दिखाए, न निकाले। लेकिन जो जब पब्लिक अकाउंट कमेटी की बात आती है तो इसमें क्या होता है कि इसमें लोकसभा से भी सदस्य चुने जाते हैं, राज्यसभा से भी सदस्य चुने जाते हैं। और जो लोकसभा से सदस्य चुने जाते हैं, जो अध्यक्ष इसका होता है वो विरोधी दल का कोई सदस्य होता है। जबकि एस्टीमेट कमेटी में ऐसा नहीं है। एस्टीमेट कमेटी में जिसकी सरकार होती है उसी में से कोई एक सांसद, कोई एक सदस्य जो होता है वो अध्यक्ष होता है। इसलिए एस्टीमेट कमेटी की रिपोर्ट पे बहस नहीं होती, जबकि पब्लिक अकाउंट कमेटी की रिपोर्ट पे बहस होती है।
आगे देखिए, कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। पब्लिक अंडरटेकिंग सरकारी उपक्रमों की समिति। पब्लिक अंडरटेकिंग कहने का मतलब सरकारी कंपनी, जो सरकारी कंपनी है उनके लिए भी एक कमेटी बनाई गई है, ठीक है, क्योंकि सरकारी कमेटी जो होती है वो अपने खर्च, अर्निंग, इन सब चीज़ों पे ऑडिट किया जाता है, चेक किया जाता है, तो वो चेक किस माध्यम से, किस तरीके से किया जाए, इसके लिए भी एक कमेटी गठित कर दी जाती है, कमेटी बना दी जाती है, और कमेटी जो होती है वो सरकारी कंपनियों का ऑडिट करती है। तो सरकारी उपक्रमों की समिति, सरकारी उपक्रमों की समिति, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। कृष्ण मेनन समिति की संस्तुति पर 1963 में सार्वजनिक उपक्रम पर नियंत्रण के लिए लोकसभा ने सार्वजनिक उपक्रम समिति की व्यवस्था कर दी। लोकसभा ने पब्लिक कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग की व्यवस्था 1963 से की है। 1963, इससे पहले 1963 से पहले 1963 से पहले कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग सरकारी उपक्रमों की समिति नहीं होती थी, ठीक है। तो कृष्ण मेनन जो थे, इन्होंने सिफारिश की थी। तो देखिए, कृष्ण मेनन, हुआ ये, याद रखने का तरीका सुन लीजिए। हुआ ये, अज्यूम कीजिए कि एक सरकारी कंपनी है और ये मेमना के बिजनेस में इन्वॉल्व है। मेमना का बिजनेस, मेमना समझते हैं, बकरी, बकरी का बच्चा, ठीक है, भेड़, भेड़ का बच्चा, ये सब कुछ है इसी तरीके का। तो मेमना के बिजनेस में इंडल्ज है, तो उसमें गड़बड़ी पाई जाती है। तो उसी में से एक मेमना जो होती है वो कहती है कि एक समिति बनाओ, सरकारी उपक्रम की एक समिति बनाओ, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग बनाओ। तो कृष्ण, तो इस तरीके से याद रखिएगा कि कृष्ण मेनन समिति ने सिफारिश की, और उसी के आधार पर 1963 में सार्वजनिक उपक्रमों पर नियंत्रण के लिए लोकसभा ने सार्वजनिक उपक्रम समिति का गठन किया। अब देख लीजिए, ये जो समिति है इसमें कितने सदस्य होते हैं। ये जो समिति है इसमें कुल 22 सदस्य होते हैं। जिस तरीके से पब्लिक अकाउंट कमेटी में 22 सदस्य थे, उसी तरीके से कमेटी ऑन अंडरटेकिंग पे भी, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग में भी कितने सदस्य हैं? 22 सदस्य हैं, टोटल 22। अब 22 सदस्य हैं, इसमें राज्यसभा का भी साथ लिया गया है, तो 7 राज्यसभा से और बाकी जो बच गए 15 लोकसभा से, ठीक है। तो याद रहेगा कि कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग में टोटल कितने सदस्य? 22 सदस्य, 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य राज्यसभा से। अनुपातिक प्रतिनिधित्व के एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत, ठीक है। तो अब मैंने अभी बताया था कि जितने भी समिति या प्रत्यक्ष चुनाव या संसद, राज्यसभा के लिए, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के लिए, सब किस पद्धति के द्वारा चुना जाता है? अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत के द्वारा चुना जाता है, ठीक है। कोई भी मंत्री इस समिति का सदस्य नहीं होता, कोई भी मंत्री इस समिति का सदस्य नहीं होता, ये तो लिखा ही है। साथ में ये भी ध्यान रखिएगा कि जितनी भी समिति होती है उसमें कोई भी मंत्री किसी भी समिति का सदस्य नहीं बनता। प्रत्येक वर्ष मई के प्रारंभ में इस समिति का गठन किया जाता है। कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, सरकारी उपक्रमों की समिति जो है वो मई में प्रत्येक वर्ष गठित किया जाता है। तो 1 मई से कब तक चलेगा? 1 मई से लेकर के 30 अप्रैल तक कार्यकाल होता है, 1 वर्ष का होता है, इस बात का ध्यान रखना है। समिति का अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नामजद किया जाता है, और समिति का जो अध्यक्ष होता है उसकी नियुक्ति, उसका जो नाम होता है वो किसके द्वारा बताया जाता है? लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। लोकसभा जो अध्यक्ष है, जो स्पीकर है, वही मनोनीत करता है अध्यक्ष को, समिति के अध्यक्ष को मनोनीत करता है। इस समिति के निम्न कार्य हैं। इस समिति के कार्य क्या क्या हैं? तो सरकारी उपक्रमों के प्रतिवेदनों और लेखाओं की तथा उन पर नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षा के प्रतिवेदनों की जांच करना। तो सरकारी उपक्रमों के रिपोर्ट और जो अकाउंट्स उन्होंने बनाया है उनकी जांच करता है, तथा उन पर नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षा के प्रतिवेदनों की जांच करना, ठीक है। वो कंपनी का तो वो सरकारी उपक्रमों के प्रतिवेदनों और लेखाओं की तथा उन पर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदनों की भी जांच करता है। मतलब डायरेक्ट कंपनी की भी जांच कर रहा है, और जो कैग होती है, कैग भी कंपनी का ऑडिट करता है, कंपनी की मतलब की रिपोर्ट बनाता है, तो कैग के रिपोर्ट की भी जांच करता है। कौन करता है? कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। ऐसे विषयों की जांच करना जो सदन या अध्यक्ष द्वारा निर्दिष्ट किए जाए। ऐसे भी विषयों की जांच करता है जो सदन
या जो अध्यक्ष है वो उनको देते हैं कि इस विषय पे भी जांच कीजिए। देखिए कुछ अन्य मुख्य समितियां हैं, इनके बारे में भी देख लेते हैं और समझ लेते हैं। और ये भी जो समिति है ये भी इंपॉर्टेंट समिति है, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। कार्य मंत्राना समिति, कार्य मंत्राना समिति, नाम से ही पता चल रहा है कि कार्य से संबंधित, ठीक है। कार्य मंत्राना समिति यह सदन के कार्यक्रम एवं समय को नियंत्रित करती है। सदन, सदन के कार्यक्रम मतलब लोकसभा राज्यसभा के कार्यक्रमों को, समय को नियंत्रित करती है कि किस तरीके से कार्यक्रम होंगे, क्या क्या किस समय पे होंगे। यह सरकार द्वारा सदन के समक्ष लाए गए विधायी एवं अन्य कार्यों के लिए समय निर्धारित करता है। यह सरकार द्वारा सदन के समक्ष, सरकार, सरकार जो है होती है वो जो भी मतलब विधेयक प्रस्ताव लाती है या अन्य कार्य के लिए समय उसका निर्धारित करती है कि आपको सदन में इस टाइम पे इतना टाइम दिया जाएगा इस विषय पे बोलने के लिए, कहने के लिए, अपनी बातों को रखने के लिए। लोकसभा समिति में अध्यक्ष सहित 15 सदस्य होते हैं। तो लोकसभा समिति में, यदि लोकसभा में कार्य मंत्रणा समिति जो होती है उसमें कुल 15 सदस्य होते हैं, ठीक है। लोकसभा में टोटल कितने सदस्य? 15। कार्य मंत्रणा समिति के टोटल कितने सदस्य होते हैं? लोकसभा में 15 होते हैं। और वहीं राज्यसभा की बात की जाए तो उसमें कुल 11 होते हैं, ठीक है, उसमें कुल 11 होते हैं। तो लोकसभा समिति में अध्यक्ष सहित, इसमें अध्यक्ष भी शामिल होता है। कार्य मंत्रणा समिति में, चूंकि सदन में जो लोकसभा है उसका हेड अगर देखा जाए तो कौन है? स्पीकर है। तो कार्य मंत्रणा समिति का स्पीकर तो सदस्य होगा ही होगा, ठीक है। तो टोटल 15 सदस्य होते हैं और इसमें इंक्लूडिंग लोकसभा का अध्यक्ष भी होता है, स्पीकर भी होता है, ठीक है। टोटल 15 सदस्य, इसमें स्पीकर भी शामिल होता है। तो याद रखिएगा कि लोकसभा में टोटल कितने? 15। तो देखिए, ये तो हमको लगता है कि ऐसे ही याद हो जाएगा, लोकसभा ऐसे लिखना है तो ये देखिए 15 हो गया। ये एल अगर यहाँ से हटा दिए तो ये 1 हो गया। तो इस तरीके से 15 15, मतलब कि कार्य मंत्रणा समिति में लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं? 15 होते हैं, स्पीकर को मिला के। राज्यसभा में पदेन सभापति के साथ 11 सदस्य होते हैं। पदेन सभापति के साथ 11 सदस्य होते हैं। चेयरपर्सन के साथ कितने होते हैं? 11 सदस्य, मतलब सभापति को मिलाकर। चूंकि राज्यसभा है तो वहाँ पे हेड कौन हुआ? सभापति, ठीक है। चेयरपर्सन हुआ, तो चेयरपर्सन वहाँ पे हुआ तो उसको मिलाकर के ही कितने सदस्य होने चाहिए कार्य मंत्रणा समिति के? 11 सदस्य। आगे देखिए, आगे जो समिति है उसका नाम है गैर सरकारी सदस्यों के विधेयक एवं संकल्प संबंधी समिति। गैर सरकारी सदस्यों के विधेयक एवं संकल्पों संबंधी समिति। अब देखिए गैर सरकारी क्या होता है? गैर सरकारी सदस्य का कहने का मतलब जो भी सदस्य, जो भी सांसद मंत्री नहीं बन पाते हैं वो सारे के सारे गैर सरकारी कहलाते हैं, ठीक है, गैर सरकारी। तो मंत्री तो अपना विधेयक प्रस्ताव लाते ही हैं, उसके अलावा जो सांसद होते हैं, जो संसद के सदस्य होते हैं, वो भी अपना प्रस्ताव लेके आते हैं, अपना विचार लेके आते हैं कि इस पे कानून बननी चाहिए। तो वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे? गैर सरकारी। तो उनकी भी बातों को सुनने के लिए, देखने के लिए, समझने के लिए एक समिति होती है जो कि उनको टाइम देती है कि आपको इतने टाइम में बोलना है। तो यह गैर सरकारी सदस्य मंत्रियों के अतिरिक्त द्वारा लाए गए विधेयकों एवं संकल्पों के लिए चर्चा का समय निर्धारित करती है। समझ में आ गया कि गैर सरकारी सदस्य द्वारा जो भी विधेयक संकल्प लाया जाता है उसके लिए, उसके चर्चा के लिए समय निर्धारित किया जाता है। यह लोकसभा के विशेष समिति होती है जो 15 सदस्यों से मिलकर बनी है। लोकसभा की ये विशेष समिति है जो कि 15 सदस्यों से मिलकर बनी है। कितने? 15 सदस्य। लोकसभा उपाध्यक्ष इस समिति का सभापति होता है और लोकसभा का जो उपाध्यक्ष होता है इस समिति का अध्यक्ष होता है। कुल 15 सदस्य होते हैं गैर सरकारी विधेयक के लिए। गैर सरकारी सदस्यों के विधेयक एवं संकल्प संबंधी समिति के लिए 15 सदस्य। और इसके जो चेयरपर्सन होते हैं वो कौन होते हैं? लोकसभा के उपाध्यक्ष। मतलब 15 सदस्य में लोकसभा का उपाध्यक्ष भी सम्मिलित होता है। राज्यसभा में इस तरह की समिति नहीं होती है तथा इसका कार्य राज्यसभा के कार्य मंत्रणा समिति करती है। राज्यसभा में इस तरीके की कोई भी समिति नहीं होती है और राज्यसभा में जो इसका कार्य है वो कार्य मंत्रणा समिति ही करती है। क्योंकि लोकसभा में जो भी चुन के जाते हैं तो अधिकांश जो मंत्री बनते हैं, अधिकांश मंत्री लोकसभा से ही बनाए जाते हैं, राज्यसभा से कम होते हैं, संख्या में कम होती है। इसलिए वहाँ पे ऐसा कोई व्यवस्था नहीं किया गया है, वहाँ पे इस तरीके का कोई समिति नहीं रखा गया है, गैर सरकारी सदस्यों के विधेयक एवं संकल्प संबंधी समिति।
बल्कि जो लोकसभा में गैर सरकारी सदस्यों के विधेयक एवं संकल्प संबंधी समितियों का जो कार्य देखता है, वैसा कार्य राज्यसभा का कार्य मंत्रणा समिति ही देख लेता है। ठीक है, जिसमें 11 सदस्य होते हैं। अब आइए देखते हैं नियम समिति। नियम समिति, नियम समिति क्या होता है? यह सभा की प्रक्रिया और संचालन नियमों पर विचार करती है। सभा की प्रक्रिया किस तरीके से सभा चलेगी और किस नियम के तहत यह संचालित होगी, और जरूरी संशोधन एवं सिफारिशों को सदन के नियम के लिए प्रस्तुत करता है, और वक्त वक्त पे जो भी संशोधन की जरूरत होती है उसकी सिफारिश सदन के सामने करता रहता है। कौन करता है? नियम समिति। लोकसभा समिति में अध्यक्ष सहित 15 सदस्य होते हैं। लोकसभा समिति, ये जो नियम समिति है, इसमें अध्यक्ष सहित कितने? 15 सदस्य शामिल होते हैं। लोकसभा अध्यक्ष, इसके पदेन सभापति, और ये जाहिर सी बात है कि जहां पे लोकसभा का अध्यक्ष ही जिस समिति में शामिल है, उसका अध्यक्ष कौन होगा? लोकसभा का अध्यक्ष ही होगा। राज्यसभा में सभापति सहित 16 सदस्य होते हैं। राज्यसभा के सभापति इसके पदेन सभापति होते हैं, और राज्यसभा का जो सभापति होता है इसका पदेन सभापति होता है। तो यहाँ पे एक चीज एकदम याद रखिएगा कि ये जो नियम समिति है, लोकसभा में 15 सदस्य होते हैं अध्यक्ष को मिलाकर, वहीं राज्यसभा में 16 सदस्य होते हैं। लोकसभा से एक ज्यादा 16 सदस्य होते हैं, जिसमें सभापति भी शामिल होते हैं। अब एक दो और बच गया है, ये देख लीजिए। अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति। अनुसूचित जातियां, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब से संबंधित समिति बनाया गया है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें 30 सदस्य शामिल होते हैं। कितने? 30 सदस्य। कितने सदस्य? 30 सदस्य। इसमें 20 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से। इसमें टोटल कितने सदस्य होते हैं? 30, जिसमें 20 होते हैं लोकसभा से और 10 होते हैं राज्यसभा से। किस समिति में? अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति की कल्याण संबंधी समिति में। इसमें बस इतना ही याद रखना है कि टोटल सदस्य 30, जिसमें से 20 जो लोकसभा से और 10 जो है वो राज्यसभा से। एक है ग्रंथालय समिति। इसमें 9 सदस्य होते हैं। लोकसभा अध्यक्ष द्वारा मनोनीत 6 लोकसभा सदस्य तथा राज्यसभा के सभापति द्वारा मनोनीत 3 सदस्य शामिल होते हैं। इस समिति का गठन प्रत्येक वर्ष किया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जो ग्रंथालय समिति है, ग्रंथालय समिति, उसमें कितने सदस्य? 9 सदस्य। 6 सदस्य लोकसभा से और 3 सदस्य राज्यसभा से। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा, समझ में आता है, तो इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।